सेकंड में एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये है हम्म। कि एपीआई क्या होती है, और सिंपल वर्ड्स में इसे आप एक्सप्लेन करें जो बिगिनर को और फ्रेशर को काफी आसानी से समझ में आ जाए, और ये कैसे काम करता है। अगर हम एपीआई को देखें तो एपीआई जो हमारा है, अगर की जो एक्रोनिम्स पे जाएं, हम उसका जो फुल फॉर्म है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। तो बेसिकली हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसको जो कम्युनिकेट करना है आउटर वर्ल्ड से, आउटर वर्ल्ड इन द सेंस कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो तो आपकी आपने जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो चल रही है किसी सर्वर के ऊपर, अगर उसे किसी दूसरे सर्वर से इंटरेक्ट करना या किसी अ, दूसरी पार्टी से थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट करना, तो वो जो होता है उसके लिए एक गेटवे की तरह हमारा एपीआई काम करता है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आउटर वर्ल्ड के साथ। और उससे जो हमारा जो जो डाटा उसको फैच कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हम एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो एपीआई जो है बेसिकली हमारे पास जो पहले जो एपीआई यूज होती थी वो केवल इस तरीके से यूज होती थी कि हमारे पास दो तरीके की होती थी, एक जेसन बेस होती थी और एक एक्सएमएल बेस होती थी जिसे हम सॉप कहते थे। तो अब पहले जो एपीआई थी वो मेनली इन्हीं का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो एपीआई के जो एडवांस जो इंटरफेसेस आ गए हैं तो वो भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका जो ग्राफक्यूएल है, जो मल्टीपल के आपके जो एपीआई के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको ना रख के केवल एक सिंगल एंड पॉइंट से हम इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन के। तो ऐसे अलग का जो टेक्निक्स हैं एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने की आउटर वर्ल्ड के साथ। तो ये सारी सारी हमारी जो है एपीआई के अंदर कवर होती हैं। और अगर किसी को एपीआई सीखनी है तो ये सिंपल सा ऐसा ही है कि आपको एक एपीआई के जो मेथड्स होते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह की हमारी एपीआई बनती हैं, चाहे हमारी पोस्ट हो, गेट हो, या हमारी पुट हो, ऑप्शंस हो, डिलीट हो। तो ये डिपेंड करती हैं, इनका एक स्टैंडर्ड पहले से बना हुआ है कि अगर हमें जो डाटा का कोई मान लो कोई हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट की एपीआई यूज़ करेंगे। गेट का यूज़ करेंगे अगर हमें फैच करना है कोई डाटा, कोई रिट्रीव करना है डाटा। और हमें कोई डाटा सेव करना है तो हम उसके लिए पोस्ट का यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड है पहले से बने हुए, तो इनका यूज़ किया जाता है। और एपीआई के लिए डेवलपमेंट के अंदर जो है हमारे पास जो जो पॉपुलर है इंडस्ट्री के अंदर टूल, जैसे कि आपका पोस्टमैन हो गया, आपका स्वैगर हो गया डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फिर एक ऐसे हमारे पास कुछ एप्लीकेशन इस तरीके की होती है उनके अंदर हमें मॉक एपीआई बनानी पड़ती है। तो वो भी हम करते हैं आज के जो नए टेक्निक्स हैं। आप एप्लीकेशन को पूरा ना बना, अगर आपने नहीं बन रखा, लेकिन आप मॉक मॉक एपीआई के थ्रू भी उसे डेवलप कर सकते हैं। और डेटाबेस सीखने के बेस्ट तरीका क्या है? डेटाबेस भी यूज होता है फुल स्टैक के अंदर, तो इसके लेकर काफी हाँ सारे कंफ्यूजन होते हैं। हाँ, अगर हम डाटाबेस को देखा जाए तो डाटाबेस तो हमारा केवल जो है छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है डाटाबेस। हाँ, जो डाटाबेस है वो काफ़ी बड़ा ही अपने आप में कंसेप्ट है। इसके लिए एक अलग से प्रोफाइल है आईटी के अंदर जिसे हम डीबीए कहते हैं, जो डाटाबेस को ही मैनेज करते हैं, केवल उनका काम केवल डाटाबेस को मैनेज करना, उसकी अ, जो उसका जो थ्रूपुट है उसे बढ़ा के रखना, और जो उसका अवेलेबिलिटी है डाटाबेस की, फॉल्ट टॉलरेंस रखना, कोई भी डाटाबेस अगर डाउन जाता है या तो उसको मैनेज करना, ये सारे सारे काम डीबीए के होते हैं, एक रोल। लेकिन अगर हम फुल स्टैक डेवलपमेंट में देखें तो हमें डाटाबेस का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डाटाबेस के अंदर हम कैसे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम फास्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसे सिक्योर कर सकते हैं, और कितने तरह के हमारे पास डाटाबेस हैं। डाटाबेस भी ऐसा नहीं है कि केवल सिंगल तरीके के हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी जो यूजेबिलिटी है वो किस तरीके की है, आपका एप्लीकेशन किस तरीके का है, क्या वो रियल टाइम एप्लीकेशन है, क्या वो आपका बैंक की एप्लीकेशन है, क्या वो आपका बेटर तरीके से। तो इसके अंदर डाटाबेसेस के अंदर भी क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमारी जो एसिड प्रॉपर्टी है सबकी अधिकतर डाटाबेस को यूज करते हैं। फिर हमारे पास है जो रिलेशनल डाटाबेसेस हैं, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाटाबेसेस हैं, फिर हमारे पास जीआईएस के डाटाबेसेस अलग हैं, फिर हमारे पास जो कहने का मतलब ये है कि डाटाबेसेस डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके का स्टोरेज चाहिए। तो यही हमारे पास डाटाबेस है। और डाटाबेस के अंदर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले जो आपको सीखना होता है, तो वो आपको सबसे पहले एसक्यूएल की जो क्वेरीज हैं वो सीखनी होती हैं। फिर हमारे पास एसक्यूएल की एक जो क्वेरीज हैं उसके अंदर भी हमारे पास तीन कैटेगरी की हैं, डीडीएल, डीएमएल एंड तीन कैटेगरी हैं, डीडीएल, डीएमएल एंड एक है, सीएल। एक और है कैटेगरी। हाँ शायद डीसीएल कोई होगी, एक याद नहीं आ रही मुझे। लेकिन हाँ, तीन कैटेगरी हैं, तो पहले ये इनके कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं। फिर हमारे पास फिर इसके एक्सेस के अलग हैं पेजेस, फिर हमारे पास इसके अंदर ट्रिगर आते हैं, फिर हमारे पास ट्रिगर्स हैं, फिर स्टोर प्रोसेस, एसपी है, स्टोर प्रोसेसर, ये सारे सारे जो कंसेप्ट को हम धीरे धीरे डीबी में जाते हैं तो हमें डाटा बेसिस का एक अंडरस्टैंडिंग होता है। और जो डाटा है वो ऐसा नहीं है कि हम डीबी में ही स्टोर कर सकते हैं। एक है
एक जो डाटाबेस है हमारे पास, जैसे जैसे हम कहते हैं SQLite, वो बिल्कुल ही सिंगल फाइल टेबल में यूज किया जाता है। तो वो भी एक तरीके से डाटाबेस को, डाटा को मैनेज करने का एक तरीका है। तो डाटाबेसेस जो है एक काफ़ी ही अपनी अलग ही एक पूरी की पूरी क्या है, ब्रांच है। तो उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। अब रोड मैप के बारे में हम बात करेंगे, काफी सारे डिटेल हम्म में बात कर लिए। तो रोड मैप हम्म। फॉर बिगनर, वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट एज ए फुल स्टैक। आपको यहाँ पे स्टेप बाय वगैरह पीपीटी में दिख रहा सबसे होगा। पहले मैं यही आप करूँगा, सबसे पहले मैं ये वो करूँगा, रिकमेंड करूँगा किसी भी पर्सन को अगर सीखना है, सबसे पहले आप अपना कोई एक लैंग्वेज को जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको सीखो। चाहे वो PHP हो सकती है, ये तो PHP हो सकता है, सी होती है, C++ हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है, और JS हो सकते हैं। किसी भी एक लैंग्वेज को स्टार्ट करो, उसको उसमें मास्टर करो, उसके जो उसका जो इकोसिस्टम है, उसका जो इकोसिस्टम है उसमें जो एप्लीकेशन डेवलप हो रखी हैं उनको उनके थ्रू कुछ एप्लीकेशन को, प्रोजेक्ट्स को अपने पर्सनल, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से उनको डेवलप करो, डिप्लाई करो। और फिर आपका धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से डायरेक्शन में आपको किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज और फ्रेमवर्क सीखने हैं। सपोज करो आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, जैसे चैट वाली, जैसे चैट की एप्लीकेशन हैं, जैसे आपको कोई टू डू लिस्ट की बनानी है, जैसे आपको कोई सोशल मीडिया की बनानी है, तो ऐसे बहुत सारी जो एप्लीकेशन हैं, तो इनके जो अपनी जो यूजेबिलिटीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो टेक स्टैक है वो चूज़ करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर को अगर टास्क को मेरे को अचीव करना है तो कौन सा टेक स्टैक मेरे को बेटर सुटेबल रहेगा इसके लिए। ये जो स्क्रीन विजुअल है जो मैंने शेयर किया है अभी, हाँ हाँ, विजिबल है मेरे को। ये जो रोड मैप है स्टेप वाइज वगैरह है, इससे थोड़ा एक्सप्लेन हम्म। कीजिए आप, और इससे फ्रेशर को काफी बेनिफिट मिलेगा कि स्टेप हाँ, वन तो में सबसे जो पहले सबसे मेन बेसिक क्या जरूरत होती है फुल अगर स्टैक के लिए। कंप्यूटर कंप्यूटर है और इंटरनेट के बेसिक्स हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले तो यही सीखना पड़ता है कि हमें, अगर कोई भी फाउंडेशन अपना स्टार्ट कर रहा है जिसको कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले तो यही देखेगा कि कंप्यूटर होता है क्या, किस लिए कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर के अंदर ये देखा जाता है कि हमारे पास जो कंप्यूट जो है कंप्यूट है, फिर हमारे पास मेमोरी है, फिर हमारे पास जो इसके इनपुट आउटपुट्स हैं, और फिर वो जो एक जो स्टैंड अलोन जो मशीन होती है वो कैसे इंटरेक्ट करती है दूसरे कंप्यूटर से ओवर द इंटरनेट के ऊपर, यानी एक कम्युनिकेशन मीडियम रहता है हमारे पास। तो अगर हमारे को इसके ऊपर क्लियरिटी आ जाती है कि किस तरीके से हमारा जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करता है, तो वो उसकी क्लैरिटी एक होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कैसे हमारा डाटा ट्रांसफर होता है। तो इसके बाद आता है कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम स्टेप 2 में पहुंचते हैं, फ्रंट एंड का फाउंडेशन है, जैसे हमारे पास HTML CSS जावा, ये सारी सारी जो हमारे पास हैं टूल्स हैं एक तरीके से। तो इसमें हमारा जो जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है कैसे डिस्प्ले होती है ब्राउजर के ऊपर। देखो जितना भी हमारा जो अभी हम वो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो जितनी हमारी जो एप्लीकेशन हैं हम जो देखते हैं वो ब्राउजर के ऊपर बेस्ड होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि HTML और CSS के थ्रू हम केवल ब्राउजर की एप्लीकेशन बना सकते हैं। आज क्योंकि ये फ्रेमवर्क इतने एडवांस हो गए हैं कि आप इनसे मोबाइल की एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे एक अगर आप देखें तो जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का फ्रेमवर्क है। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन बन गई हैं जो डेस्कटॉप के ऊपर भी रन करती हैं और मोबाइल के ऊपर भी रन करती है। यानी कि आपने एक बार कोड लिखा और आपके वो एंटायर जो आपका जो मल्टीपल जो आपके जो वो हैं डिवाइसेस उनके ऊपर एक साथ रन करती है। जैसे कि आपका VS कोड हो गया, वो आपका इलेक्ट्रॉन में बना हुआ है। आपका जो पोस्टमैन है वो आपका उसमें बना हुआ है इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ऐसे ही हमारे पास फ्रेमवर्क है JS के अंदर जो इतने मैच्योर हो गए कि आप उनके उसके थ्रू आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन और iOS की डिवाइस को भी टारगेट कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास जैसे हम स्टेप 3 में चलते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास वर्जन कंट्रोल के जो टूल है। तो बेसिकली वर्जन कंट्रोल का टूल ये रहता है कि इससे हम ये, सपोज करो अगर हम किसी एक बड़ी एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं या हम किसी मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हम हर फाइल को और हर लाइन ऑफ कोड को क्या कर सकते हैं, रिमेंबर नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने क्या चेंज किया था, कब किया था, क्यों किया था। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उसको किस तरीके से मैनेज करें, तो उसके लिए एक टूल है जो एक हमारे इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री क्या कहें या कंप्यूटर साइंस के अंदर काफ़ी एक वो है फेमस पर्सन, तो उनके उन्होंने एक टूल को डेवलप किया था अपने एज अ प्रोजेक्ट को वो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो वो टूल ओपन सोर्स है जिसको हम गिट कहते हैं। तो यही एक अच्छा टूल है जो अ, मैं तो रिकमेंड करूंगा किसी को भी अगर वर्जन कंट्रोलिंग सीखनी है तो गिट का यूज़ करें, क्योंकि ये सिंपल है, इजी है, और काफ़ी वर्सेटाइल भी है अपने आप में। फिर इसके बाद हम चलते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर। बैकएंड डेवलपमेंट के पास हमारे पास जो होती है वो सर्वर साइड की जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, किस तरीके से हम सर्वर पे लॉजिक को लिखते हैं, किस तरीके से हम सर्वर पे डाटा डाटा से इंटरेक्ट करते हैं आउटवर्ड, और किस तरीके से वैलिडेशन करते हैं, तो वो सारा सारा काम हम अलग अलग उससे लैंग्वेज और फ्रेमवर्क के थ्रू करते हैं। तो वो भी एक अपने आप में एक लर्निंग एक अलग ही डोमेन है, क्योंकि सर्वर
जो सर्वर जो है बिल्कुल ही काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग भी होती है, लॉग को मेंटेन करना, मॉनिटरिंग करना, फिर उसको सिक्योर करना, फिर उसके ऊपर जो आपकी टेस्टिंग होती है। तो बैकएंड भी एक अपने आप में पूरा डोमेन है सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी एक ऐसा नहीं कि केवल एक ही सर्वर है, मल्टीपल सर्वर्स हैं, मल्टीपल जगहों पर डिप्लॉयमेंट होते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आजकल जो सर्वर है वो तो क्लाउड की तरह बिहेव करता है, जैसे कि हमारे पास कुबरनेटिस हो गया, डॉकर हो गया, तो ये कंसेप्ट अपने आप में काफ़ी एडवांस है। तो वो एक अलग ही डोमेन है, उसको सीखने के लिए भी टाइम चाहिए। लेकिन शुरुआत तो हमें फर्स्ट स्टेप से ही होगी, तो हम धीरे धीरे मूव करते हैं, धीरे धीरे जैसे हम फोर्थ के बाद हम फिफ्थ के ऊपर मूव करते हैं। तो डाटाबेस एंड डाटा हैंडलिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि डाटाबेस को मैनेज कैसे करना, कैसे उसे स्टोर करना, कैसे उसका रिट्रीव होगा, किस तरीके से उसे सिक्योर करना, और डुप्लीकेसी और डाटा किस तरीके से आपस में रिलेट करता है, किस तरीके से उसका रिलेशन, तो उसका मैनेजमेंट जो है वो डाटाबेस के थ्रू हम जब सीखेंगे डाटाबेसेस में। तो 5 स्टेप हमारा है डाटा को स्टोर करना, क्योंकि ऑब्वियस बात है, इतनी हमारी जो फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन है, जो सर्वर की एप्लीकेशन है, अल्टीमेटली तो वो क्या है करेगी, वो डाटा को स्टोर ही करेगी, और वो डाटा को, उसी डाटा को हम क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर के अंदर शेयर करते हैं। कोई डाटाबेस ऐसा होता है, कोई डाटा ऐसा है कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ डाटा ऐसा होता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, तो लेकिन वो क्या है, सभी सभी एक जगह पे स्टोर रहता है, और जिसको लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको क्या कर सकता है, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन से रिट्रीव कर सकता है। जैसे कि हम देखें, जैसे अगर हम वो लेके चलें एज एग्जाम्पल, कि जैसे कुछ यूट्यूब के ऊपर तो काफी सारे वीडियो डेली पोस्ट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे वीडियो मेरे इंटरेस्ट के हों, किसी और के इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो डाटा जो स्टोर हो रहा है डेली बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं डीटीबी, किसी ना किसी डीबी में स्टोर होता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो हमें डाटाबेस के अंदर सीखते हैं। इसके बाद हमारे पास डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट बेसिक्स। तो डेवऑप्स का जो है बेसिकली ये पहले एक कंसेप्ट था इसके ऊपर कि जो हमारे पास जो डेवलपमेंट के जो ऑपरेशंस है, वो पहले एक अलग ही पर्सन करता था, जिसको हम कहते थे सर्वर पे, जो सर्वर के जो टीम होती थी। तो अब इन्होंने इसकी एक अलग ही डेजिग्नेशन जॉब की निकाल दी, जिसके अंदर वो डेवऑप्स के काम करते हैं, जिसके अंदर वो एप्लीकेशन का किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है। यानी कि सपोज करो आपने कोई वर्जन निकाला एप्लीकेशन का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एप्लीकेशन एक बार डेवलप हो गई तो वो हमेशा उसी से रहेगी, क्योंकि उसमें नए फीचर भी इंक्लूड होंगे। तो वो जो एक साइकिल है, यानी कि कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करना, कंटिन्यूसली डिप्लॉय करना, कंटिन्यूसली टेस्टिंग करना, तो ये सारा का सारा जो ऑपरेशन है वो डेवऑप्स की टीम करती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट तो नहीं करते, लेकिन एप्लीकेशन को किस तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा सिक्योरली, वो सारा का सारा स्टेप 7 पे आता है। फिर हमारे पास है स्टेप 8, इंटरव्यू एंड जॉब प्रिपरेशन। तो ये इंटरव्यू एंड सबसे जॉब मेन प्रिपरेशन। इम्पोर्टेंट है, और इसमें काफी सारे क्वेश्चन आया था कि जब हम हम्म कॉलेज में रहते हैं या एज ए फ्रेशर रहते हैं, और जो थर्ड हम्म टायर के कॉलेज होते हैं, सी लेवल का, डी हम्म लेवल का, जहाँ कंपनी नहीं जाती है, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज हम्म में, तो वहाँ के बच्चे हम्म थोड़े परेशान हो जाते हैं कि HTML सीख लिया, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, CSS सीख लिया, लेकिन फिर भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्रैक नहीं हो रहा है। तो इंटरव्यू में क्या उसका प्लान होना चाहिए, और किस तरह का प्रिपरेशन करें कि इंटरव्यू क्रैक हो जाए आसानी से और ज्यादा परेशान ना होना पड़े। इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आजकल जो कंपनीज हैं वो अधिकतर कंपनीज तो अभी भी के साथ आपकी डिग्री और उसकी आपका जो एक्सपीरियंस है उसको भी कैटेगरी के लिए एक मानती है, बेंच मार्क रहता है कि अगर आपने इतना, जैसे कि आप रहता है कि आपने 15 ईयर की आपकी रेगुलर आपकी स्कूलिंग हो। कुछ कंपनीज का ऐसा भी है। कुछ बिल्कुल। कंपनीज हैं जो आपके स्किल सेट के ऊपर देखती हैं, आपको हायर करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा बारगेट वो नहीं है कि आपको कोई आपका स्टॉप कर रखा है। जैसे कि स्टार्टअप के अंदर क्या होता है, अधिकतर उनको स्किल सेट से जरूर स्किल सेट से वो होता है कि अगर आपके पास स्किल सेट है और आपके पास नॉलेज है किसी पर्टिकुलर स्टैक के ऊपर, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वो आपको वहाँ पे सीधा इंटरव्यू के थ्रू आपको हायर कर सकते हैं। लेकिन मैं तो एक और चीज़ प्रेफर करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने की है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सीखने का इतना सारा है कि अगर आप किसी इसको सीखने जाओ तो आपको कम से कम तो 1-2 साल तो आपको लग ही जाते हैं केवल सीखने के लिए। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इन चीज़ों को सीखें। मैं ये कहूँगा कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को सीख लेते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं, तो उसके बाद आप सीधा स्टार्ट करें, सीधा इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करें, जॉब्स के लिए सर्च करें। और जो आपने स्किल सेट जो उस समय सीखा हुआ है, क्योंकि आपका वो बिल्कुल क्या होता है, फ्रेश होता है, आपको उसके अंदर कमांड होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, तो आप उसी समय कंपनीज के अंदर कोशिश करें कि आपको उसी स्किल सेट पे अगर कोई कंपनी हायर करे तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाए, और धीरे धीरे जॉब के साथ आप अपने स्किल सेट को और इम्प्रूव करते रहें, और साथ साथ में अपने जो इंटरव्यूज हैं वो भी देते रहें। तो जरूरी नहीं कि आपको पहले सब कुछ आ जाए फिर आप उसको जाके सीखो, फिर उसको जाके आप जॉब उसके लिए ढूंढो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप करते हुए भी सीख सकते हो, और जॉब क्या कर सकते हो, जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी कि आपने कोई स्किल सेट सीखा है तो आप उसको, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा, जब आपको पूरा कंप्लीट हो जाए कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आए तो ही आपको जॉब के लिए जाना है, नहीं। आपको अगर उसके अंदर
60% भी आ गया, 70% भी आ गया, आपने अपने प्रोजेक्ट बना लिए हैं, तो केवल उसी के लिए ही आप जाएं। जरूरी नहीं कि आपको, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, जैसे कि आपके पास जैसे कि थर्ड है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, यहाँ पे फोर्थ स्टेप है। अगर आपको सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, फोर्थ भी आता है, तो काफी है। अगर आपके पास फिफ्थ फिफ्थ भी आता है, अगर आपको डाटाबेस आता है तो आप डाटाबेस के लिए जा सकते हैं, आपको बैकएंड आता है तो बैकएंड के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सभी में मास्टरी करनी है। आप पहले एक दो चीज़ों को जैसे आपने फ्रंट एंड कर लिया तो केवल फ्रंट एंड के ही जॉब आपको मिल जाएगी। आपको अगर आपने बैकएंड सीख लिया तो केवल बैकएंड की भी जॉब मिल जाएगी। तो आप धीरे धीरे आप कहीं पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ पे जरूर ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि केवल आपको जब सारे के सारे फ्रंट एंड पे आ जाए, बैक एंड पे आ जाए, डाटाबेस भी आ जाए तो ही आप ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कोई सा स्किल सेट, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर सारा का सारा खुद से प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो आप जरूर उसके लिए ज्वाइन करें। जो स्टेप 9 है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब प्रिपरेशन, इसके बाद हम्म। कंटिन्यूअस क्या करना चाहिए, जैसे कंटिन्यूअस लर्निंग ग्रोथ के लिए क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो जॉब्स के अंदर तो ये है कि जॉब्स के अंदर आप कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं तो उनका एक अपना बजट होता है किसी भी कंपनीज के अंदर, और उसी के अंदर ही वो उसको हायर करते हैं किसी भी कैंडिडेट को, और उसके अंदर जो उनका नेगोशिएशन होता है वो तो चलता ही है। लेकिन अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जो लर्नर होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि किसी अच्छी कंपनी के अंदर ज्वाइन करेंगे, और जहाँ पे उनको ग्रोथ होता रहे, जहाँ पे फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी वो ग्रो करते रहें। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। तो अब यहाँ पे जो अधिकतर है वर्क वो आईटीज का होता है, बाहर से आउटसोर्स होता है। तो अब लेकिन यहाँ पे अपनी लोकल भी स्टार्टअप खुलने लग गए। जैसे कि हम देखें, हमारा फिनटेक हो गया, हमारा फूड टेक हो गया, या हमारा एड टेक हो गया, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी जॉब्स अब जनरेट हो गई लोकली। तो यहाँ पे काफ़ी डिमांड भी है इस समय। तो ये नहीं कह सकते कि हमें वैसे एमएनसीज का अभी भी है, एमएनसीज जो होती हैं ज़्यादा पे आउट देती हैं, लेकिन अब लोकल जो है हमारे पास बिजनेसेस, वो भी अच्छा एक पैकेज देना शुरू कर दिया उन्होंने भी। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स की अभी कमी है। जॉब स्टेप 9 पे जाए तो कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ है। तो ये तो हर ऐसा नहीं है कि केवल आपको आईटी के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, या किसी, अगर हम दूसरे फील्ड में भी देखें, जो जैसे हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जैसे हमारे पास दूसरे जो डोमेन्स हैं, तो उनके अंदर भी अपना जो कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ तो रहता ही है। तो यानी कि यहाँ पे भी आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप मार्केट के अंदर, मार्केट या कुछ जो कंपनीज हैं नए नए उसके ऊपर डेवलपमेंट करती रहती हैं, नए नए टूल्स के ऊपर, नए नए कंसेप्ट के ऊपर। तो वो सीखने को आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो उसकी हमेशा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है नहीं कि, क्योंकि जो एआई, जो आईटी के अंदर क्या है कि नए टूल्स, नए डेवलपमेंट, नए फीचर और नए बिजनेस के जो वो हैं अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने सारे स्टेप। लेकिन लास्ट हम्म। जो क्वेश्चन है, जो मार्केट हम्म। में काफी गुंज रखा है, खास करके लिंक्डइन पे और सोशल मीडिया पे, एआई को लेकर। एआई जब से आया हम्म। है, जब से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, मैनेजर हो, या कंपनी जो रन कर रहे हैं वो भी। क्या एआई हम्म। सही में नौकरी खत्म कर रहा है डे टू डे? नहीं, ऐसा नहीं है कि एआई आपकी जॉब्स को खत्म कर लेगा। हाँ, लेकिन ये है कि आपका जो काम अभी तक, जो रिपीटेटिव काम थे, जो इनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न था, जो जिसके लिए अभी तक ह्यूमन यूज यूज किया जाता था, जहाँ पे ह्यूमन को इंगेज किया जाता था, तो वो वाली सारी जो जॉब्स हैं वो हट जाएंगी, वो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा एआई के थ्रू, ताकि जो ह्यूमन का जो इंटरफेस जहाँ पे इंटरफेस पहले जो होता था, तो वो कम्प्लीटली हट जाएगा। तो वो ह्यूमन एआई उन जॉब्स को, जो रिपीटेड टास्क हैं, तो उनको अपने कंट्रोल में, उनके कंट्रोल के थ्रू किया जाएगा उन सभी टास्क को। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एआई को भी जो ट्रेनिंग है वो डाटा वही है जो रियल वर्ल्ड में डाटा ह्यूमन उसको प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि एआई खुद से अपना डाटा जनरेट कर रहा है। तो अगर खुद से वो जनरेट करने लग जाएगा तो फिर जो एआई है तो जो उसके अंदर करेक्टिंग और चेक बैलेंस का जो मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे एआई का यूज नहीं रहेगा। वहाँ पे जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा, कि जो आपका जो करेक्टनेस है किसी भी चीज़ को सही और गलत करने की, तो वो एआई के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है अभी भी। तो वो उस जगह पे ह्यूमन को अपने आप को, और क्या ये कह सकते हैं कि एआई ह्यूमन के लिए एक तरीके से जो है वो टूल है। हम उस टूल को किस तरीके से यूज करेंगे वो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे हमारे पास पहले कहते थे, जैसे कि एटीएम के आ जाने से बैंक बंद हो जाएंगे, तो ऐसा तो हुआ नहीं, बल्कि बैंक और भी खुल रहे हैं, और एटीएम से जो एटीएम है वो और भी खुल रहे हैं। तो जॉब्स बढ़ जाती है एआई से, किसी भी नई टेक्नोलॉजी के आने से। बस ये है कि हमें उसे सीखना पड़ेगा कि वो एआई हमारे लिए किस तरीके से हम उसको एज अ टूल यूज कर पाए।
लास्ट क्वेश्चन है कि हम्म। जब इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में हम्म। रिजेक्शन हो जाता है तो मन हम्म। फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और लगता है कि अब जॉब लगेगा ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं है। इस तरह का हम्म। नेगेटिव माइंड में आते रहता है, तो हाउ टू हैंडल रिजेक्शन, खास करके स्पेशली इंटरव्यू में अगर रिजेक्ट होते हैं तो। जहाँ तक मुझे देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि सभी की जो लाइफ होती है, या सभी के पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, या सभी किसी भी उसमें फेसेस में रहते हैं अपने लाइफ के, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम सक्सीड करें। लेकिन सक्सीड और फेलियर में इसे इस कंसेप्ट में बिलीव नहीं रखूंगा कि अगर हम सक्सेस और फेलियर को में अपनी लाइफ को देखें। हमें केवल ये होता है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होती है उसमें दो ही चीज़ें हमारे पास है, यस एंड नो, अगर इसको देखा जाए। तो अगर आपके पास कोई भी अब सपोज सपोज कीजिए हमने कोई भी एग्जाम, हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं और उसके अंदर हम पास नहीं करते हैं, जैसे हमने कंसेप्ट बना रखा पास एंड फेल का, तो उस तरीके से हम देखें तो हम अपने आप को ही क्या करेंगे, परेशानी में डालेंगे। जबकि हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर आपने कोई एग्जाम पास नहीं किया तो अभी आप उसके लिए क्या अभी 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 उसके लिए क्या हुआ, प्रिपेयर नहीं हुए, आप उसको दोबारा से प्रिपेयर करके दोबारा से दे सकते हो। हमें इसमें कोई फेलियर का कोई कंसेप्ट नहीं है बेसिकली। हम जब तक लर्न करते रहेंगे, और हम जब हम लर्न करेंगे किसी चीज़ को और उसमें एक्सेल सक्सीड तभी कर पाएंगे जब हम उसमें एक्सेल करेंगे। तो हमें हमेशा इसको इस माइंडसेट से लेकर चलना है कि हमें कभी भी अभी आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, जैसे आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे तो आप उसमें ऑब्वियस है सक्सेस आप कर पाएंगे उसमें, सक्सीड कर पाएंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि कोई हमें ऐसा कोई नहीं है, कोई रिजेक्शन है, कोई फेलियर है। अगर आपके पास वो कैपेबिलिटीज हैं, वो स्किल सेट है, और आप उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाते हैं, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको सक्सीड करेंगे। अगर नहीं कर पाते तो इसका मतलब यह है कि अभी तक आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हुए, आपको उसके लिए और प्रिपरेशन करनी है। और ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपके लिए कोई रास्ता है कि अगर आप एक रास्ते एक जो पर्टिकुलर आपके लिए रास्ता है वो बंद हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रास्ते आपके लिए और भी बंद हुए हैं, वो भी आपके लिए और ऐसे भी खुले हुए हैं। आप उनके अंदर भी उन क्या कहते हैं पर्टिकुलर डोमेन या उन पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिनका करियर एक उन्होंने करियर उसमें स्टार्ट किया था किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, लेकिन कुछ वहाँ पे सक्सेस ना होकर वो दूसरे फील्ड में सक्सेड हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इस तरीके से हम देखें कि रिएक्शन और फेल के तरफ से नहीं, हमें देखना चाहिए चीज़ों को, हमें इस तरीके से देखना चाहिए लाइफ को कि अभी हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, जिस दिन हम प्रिपेयर हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी सक्सेस, उसमें भी हम सक्सेस एक्सेल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, काफी अच्छे से आपने बिगनर टू फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में और रिजेक्शंस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपने एक्सप्लेन किया, जो काफी स्टूडेंट को एज ए फ्रेशर और जो अभी कॉलेज स्टूडेंट है, खास करके बीसीए बीटेक एमसीए के लिए उसे काफी हेल्प मिलेगा। हम्म। और अगर हम्म। फुल स्टैक्स डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन हो तो जो भी मन में ख्याल आ रहा हो या फिर कुछ और क्वेश्चन रह गया हो जो इसमें कवर नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वो सारे कमेंट बॉक्स को रिप्लाई हम करेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ब्रेन जी, ज्वाइन करने के लिए और एक्सप्लेन करने के। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक